everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and today we are going to discuss a very simple, important and very interesting topic, that is neonatal jaundice. So the first of all, the today's pediatric topic, that is neonatal jaundice. It means jaundice means the yellowish discoloration to the body. किसको हो गया है? न्यूनेट्स को हो गया है, जो कि बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है, विद इन 28 डेज में बेबी को जॉन्डिस हो गया। अब बेबी को जॉन्डिस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ हाइपर बिलीरुबिनेमिया, बिलीरुबिन के एक्सेस होने की वजह से। कितना? क्योंकि कुछ कट ऑफ होनी चाहिए, दैट इज मोर देन 5 mg पर DL। अगर बेबी में बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 5 होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, बट ये हाइपर बिलीरुबिनेमिया हुआ क्यों है? क्योंकि एज यू नो, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म हमें थोड़ा सा पता होगा तो बहुत इजी होगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। सो एज यू नो, जो बेबी जो बॉर्न होते हैं, जो न्यूनेट्स बॉर्न होते हैं, यू नो कि हमने जब नॉर्मल थिंग्स पढ़ा था, नॉर्मल वाइटल्स पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो न्यूनेट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अप्रॉक्स 17 to 20 ग्राम पर DL होता है, और हमारे में लाइक 13, 14, 15 के अप्रॉक्स होता है मेल एंड फीमेल में। सो इट मीन्स कि जो न्यूनेट्स है उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो न्यूनेट्स का जो लीवर है ना, वो भी क्या होता है? इमेच्योर होता है, लंग्स इमेच्योर होता है, ठीक है ना। थर्ड थिंग्स क्या है कि हीमोग्लोबिन ज्यादा है। अब हीमोग्लोबिन ज्यादा है प्लस जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन हमारे में कितना होता है? 120 डेज होता है एडल्ट में, एंड न्यूनेट्स में कितना होता है? डेट इज 40 to 60 डेज अप्रॉक्स होता है, मतलब कि कम डेज है, बहुत जल्दी आरबीसी मर रहे हैं ना। तो मतलब कि जो आरबीसी का जो टर्नओवर है वो भी क्या हो रहा है? बहुत जल्दी हो रहा है। हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा है और लीवर भी क्या है? इमेच्योर है। सो बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली जॉन्डिस देखने को मिलता है इन द न्यूनेट्स। सो सबसे पहले हमें पता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसी से बेसिकली बिलीरुबिन होगा और बिलीरुबिन का एक्सेस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूनेटल जॉन्डिस होगा। तो सबसे पहले एज यू नो, हीमोग्लोबिन जो है वो हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। ग्लोबिन एज यू नो दिस इज काइंड ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड से, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है। ये जो हमारा हीम है ना, दिस हीम में हमारा आयरन और पोर्फायरिन होता है, जो कि बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल बोले तो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीम बेसिकली बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। एंड ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? सबसे पहले ये तो ये लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं, लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि ना, इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देगा, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है? दिस इज समथिंग टॉक्सिक। अब ये टॉक्सिक है तो बॉडी को पता है ये टॉक्सिक है, तो इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन बेचारा है वो कहाँ आ गया? लीवर में आ गया। यू नो, लीवर इज समथिंग की हर चीज को डिटॉक्सिफाई कर देता है ना। लिवर ऐसे इसलिए बैठा हुआ है कि जो भी जहरीली चीज आओ मैं सबको डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, सबको मैं लेस टॉक्सिक बना दूंगा। बट दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ? इन द लीवर ऑफ द न्यूबॉर्न में, ठीक है ना। एंड इसके लिए ना एक एंजाइम चाहिए, एंड दिस एंजाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूडीपी ग्लूकुरिनिल ट्रांसफरेंस एंजाइम, जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। और यही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो यूरोबिलिन में कन्वर्ट होके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, और स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होके स्टूल के थ्रू ये बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो नॉर्मल रहेगा। बट अगर इमेच्योर लिवर है, ये एंजाइम में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? जो बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, उसका क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, और बच्चे में क्या होगा? जॉन्डिस होगा, ठीक है। ओके, सो उसके बाद एक छोटा चीज हमें पता होना चाहिए, जो कि वन लाइनर एमसीक्यू में कभी पूछ लेते हैं, दैट इज कि जो बेबी का जो न्यूनेट्स का जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ना 34 mg बिलीरुबिन प्रोड्यूस करता है, एंड न्यूबॉर्न प्रोड्यूसेस 6 to 10 mg ऑफ बिलीरुबिन पर kg पर डे। सो ये छोटा चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो हमें पता चल गया। कमिंग टू द सेकेंड थिंग कि जो न्यूनेटल जॉन्डिस है ना, वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, आपने सुन रखा होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये सारे क्या है? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस में इंक्रीज हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या है। सो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेस्ट
फीडिंग की जॉन्डिस की बात करें, सो ब्रेस्ट फीडिंग, सो मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीडिंग की वजह से क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। सो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस ना बेसिकली अर्ली ऑनसेट होता है, लाइक विद इन 7 डेज के पहले पहले होगा, लाइक 0 to 7 डेज से पहले पहले अगर होगा, अप टू 7 डेज में होगा तो उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस बोलेंगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू इनएडिक्वेट मिल्क इनटेक, जो बच्चे को ना प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा है। सो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट मिल्क इनटेक, बेबी को प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा है, बेबी को क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बिलिरुबिन है ना उसका प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो बॉडी में ही वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। सो दैट इज द ड्यू टू इनएडिक्वेट मिल्क इनटेक, सो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज मेटाबॉलिज्म जो एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगा, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या करेंगे, मदर को बोलेंगे कि आपको बहुत जल्दी फीड कराना है, बेबी को प्रॉपरली फीड कराना है ना, सो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली करवाना है। सो दैट इज द ब्रेस्ट फीडिंग। बट ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बेसिकली लेट ऑनसेट होता है, मतलब आफ्टर 7 डेज होगा, तो 7 to 14th डे में अगर बेबी में जॉन्डिस डेवलप होता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। एंड यहाँ पे जॉन्डिस क्यों हो रहा है, मदर की मिल्क की वजह से, मतलब यहाँ पे मदर ने फीड नहीं कराया, मदर ने मिल्क नहीं दिया, इसकी वजह से हो गया। यहाँ पे मदर मिल्क दे रही है तो भी हो रहा है, तो मतलब करना क्या है, यहाँ पे मदर मिल्क दे रही है तभी भी जॉन्डिस हो रहा है। क्यों जॉन्डिस हो रहा है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उसमें बेसिकली ना एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि 3 अल्फा 20 बीटा डायोल बीटा ग्लूकोरिनेडेज एंजाइम है ना। सो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये जो एंजाइम्स है ना, ये कन्वर्जन को इनहिबिट कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो इट इज बेसिकली डेवलप इन लेट ऑनसेट 7 to 14 डेज में, तो आपको क्या बोलना है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होगा। एंड ये हेल्दी एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड चाइल्ड होगा, मतलब कि चाइल्ड है वो प्रॉपरली अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, फिर भी उसको जॉन्डिस हो गया, फिर भी उसको जॉन्डिस हो गया, इट मींस दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देंगे, नो नेवर, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करना है, वो धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है ना। सो नेवर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको पूछे कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बच्चे को हुआ है ऑन 9th डे, तो क्या करना है, ब्रेस्ट फीड स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है, फोटोथेरेपी करना है। सो नेवर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज द ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। आई थिंक आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। देन द थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंशिएशन है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एंड द फोर्थ वन इज द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है ना, सम फिजियोलॉजिकल की वजह से, जैसे कि आप सबको पता है कि बेबी का जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है दैट इज शॉर्टर है, 40 to 60 डेज है ना, हमारा कितना है 120 डेज है। अब 40 to 60 डेज है तो मतलब जल्दी जल्दी आरबीसी क्या होगा, मरेंगे, जल्दी जल्दी उसकी डेथ होगी, तो आरबीसी टर्नओवर बहुत ज्यादा है। प्लस आपको और क्या पता है कि बेबी का जो लीवर है ना वो भी बहुत इमेच्योर है, तो प्रॉपर जो वो एंजाइम हमें चाहिए यूडीपी जीटी वो भी प्रॉपरली नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट भी कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना। सो पुअर हिपैटिक अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, शॉर्टर लाइफ स्पैन, लेस कॉन्जुगेशन इसी की वजह से हो रहा है, इमेच्योर यूडीपी। सो मतलब कि सिंपल वे में बोले तो शॉर्टर लाइफ स्पैन है आरबीसी का, तो एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन क्या है, इमेच्योर लीवर। सो बिकॉज ऑफ इमेच्योर लीवर और शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या होगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। कब होगा ये, बेसिकली ना आफ्टर 24 आवर्स होगा, है ना। तो बेबी को अगर जॉन्डिस आफ्टर 24 आवर्स होता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजी उसकी है ना। एंड अगर बेबी को जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ में होता है, विद इन 24, बेबी बॉर्न हुआ एंड 5th आवर पे बेबी को पूरा येलो हो रखा है, देन द रीजन इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ पैथोलॉजी में प्रॉब्लम है ना, कुछ इंटरनली कुछ पैथोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कुछ भी हिमोलाइटिक डिजीज हो सकता है न्यूबॉर्न को, जैसे कि आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, दिस इज समथिंग द मोस्ट कॉमन है ना, मोस्ट कॉमन है ये आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी हो गया, या फिर एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी हो गया, थैलेसीमिया हो गया। यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, सिकल सेल एनीमिया हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया, है ना, हेरिडिटरी स्फीरोसाइट्स हो गया, जो आरबीसी का जो शेप है वो स्फेयर शेप का हो गया है, इन्फेक्शन जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है ना, या फिर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाइल डक्ट का जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है कंजेनाइटल बच्चे में जो पैदा हो वैसे ही उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो बेबी को जो जॉन्डिस डेवलप होगा, जो येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगा, वो विद इन 24 आवर्स में हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स में हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। सो दैट इज नोन एज पैथोलॉजिकल
यहाँ पे कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल है, ये पैथोलॉजिकल है? एक तो पता चल गया कि टाइम है ना, कि एक विदिन 24 आवर्स में होगा तो पैथोलॉजिकल होगा, और अगर 24 आवर्स के बाद होगा तो वो फिजियोलॉजिकल होगा। कॉज आपको पता चल गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग क्या मिलेगी? तो जैसे कि पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में ना, पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होगा उसमें हमेशा जो बेबी का जो पाम्स है, सोल्स है, वो भी क्या होगा? येलो होगा, वो भी स्टेन्ड होगा, है ना, येलो होगा। सो ये यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में ना जो बिलिरुबिन का जो लेवल है ना, वो 5 to 15 तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। एंड अप टू 15 तक में ना जो पाम एंड सोल्स स्टेंड नहीं होगा। आगे हम क्रेमर्स इंडेक्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। बट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ना बेसिकली जो बिलिरुबिन है वो मोर देन 15 होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पाम है, सोल्स है, वो क्या होगा? स्टेन होगा। ठीक है, इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में ये प्रेजेंट नहीं होगा। प्लस जो स्टूल है ना, स्टूल कैसा होगा? क्ले कलर स्टूल होगा एंड डार्क कलर यूरिन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। थर्ड थिंग इज कि इट परसिस्टेंट बियॉन्ड 3 वीक, मतलब कि ये विद इन 24 आवर्स में स्टार्ट भी हो जाएगा और लाइक मोर देन 3 वीक 4 वीक तक चल रहा है, लाइक 21 डेज 28 डेज, 1 महीना हो गया, बेबी का जो जॉन्डिस है वो खत्म नहीं हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। बट जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, ये मोस्टली सेल्फ रिजॉल्विंग हो जाता है, एंड लाइक विद इन 14 डेज, 7 to 14 डेज में ये क्या हो जाता है? बच्चा ठीक हो जाता है। बट जो पैथोलॉजिकल है, इट विल परसिस्ट मोर देन 3 वीक, है ना। सो दैट्स व्हाई स्टेन पाम एंड सोल्स फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नहीं होगा। क्ले कलर स्टूल एंड डार्क कलर यूरिन भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नहीं होगा, और दिस परसिस्टेंट इट विल नॉट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। ठीक है, प्लस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में बेसिकली क्या हो रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, वो बहुत टॉक्सिक होता है। क्यों टॉक्सिक होता है? क्योंकि वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और ब्रेन में एंटर हो जाएगा। ब्रेन में एंटर हो जाएगा एंड इट विल लीड टू कर्निक्टरस और बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी, क्योंकि इसका जो बिलिरुबिन का जो डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पे? बेसिकली इन द बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया है ना, बेसल गैंग्लिया में इसका डिपोजिशन हो जाएगा एंड इट विल लीड टू कर्निक्टरस बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी। तो बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स होगा? लाइक लेथार्जी। सबसे पहले अगर आपका पूछे कि कर्निक्टरस का अर्ली सिम्टम्स क्या है, सो अर्ली सिम्टम्स है लेथार्जी और हाइपोटोनिया, है ना। दिस इज द अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स ऑफ कर्निक्टर्स इज लेथार्जी और हाइपोटोनिया। उसके अलावा लाइक लॉस ऑफ मोरोज रिफ्लेक्स, डिक्रीज फीडिंग, सीजर्स, डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्सेस, श्रिल हाई पिच क्राई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड अगर बहुत ज्यादा देर तक रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन में लाइक बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनिल्स, ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी भी हो सकता है। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशन, है ना। सो ये हो सकता है। बाकी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नॉर्मल सा चीज होगा, लाइक बेबी थोड़ा सा इरिटेटेड होगा, फीडिंग थोड़ा कम करेगा, है ना, येलोविश डिस्कलरेशन होगा, लेथार्जिक होगा, तो नॉर्मल सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेगा इन द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। बाकी पैथोलॉजिकल में आपको थोड़ा सा लाइक कर्निक्टर्स भी दिखने को मिल सकता है ना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये हमने एक पढ़ लिया कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया। कमिंग टू डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस तो ऑफ कोर्स हमें सीरम बिलिरुबिन से पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो हम ब्लड भेजेंगे बच्चे का, उसमें हम सीरम बिलिरुबिन चेक करेंगे तो इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ना एक क्रेमर्स इंडेक्स है। क्रेमर्स इंडेक्स में मतलब कि क्या है कि जॉन्डिस में बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉडी पूरा येलो हो रहा है। अब येलो हो रहा है, कहाँ तक येलो हो रहा है? क्योंकि न्यूनेट्स में ना जो जॉन्डिस है, जो येलोविश डिस्कलरेशन है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मतलब कि सिफेल टू कॉर्डल होगा। सबसे पहले हेड होगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे जो येलोविश डिस्कलरेशन है ना, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो सबसे पहले वो ऊपर से स्टार्ट होगा, हेड से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूरा नीचे तक फैलेगा, तो सिफेल टू कॉर्डल होगा। तो क्रेमर्स इंडेक्स में क्या है कि अगर ओनली हेड रीजन में, ओनली हेड मतलब पूरा फेस और नेक तक अगर येलो है, तो मतलब कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा? 4 to 6 mg per dl होगा। सो लाइक हेड नेक, अगर हेड एंड नेक अगर इन्वॉल्व है, हेड एंड नेक अगर येलो है, तो जो बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 mg per dl होगा। अगर फ्रॉम
चेस्ट से लेके यहाँ जो अम्बिलिकस तक, अगर मिड एब्डोमेन तक अगर येलो है तो 6 to 8 होगा, है ना, चेस्ट प्लस मिड एब्डोमेन, है ना, टिल दिस अम्बिलिकस, तो कितना होगा बिलिरुबिन, दैट इज 6 to 8 होगा। एंड देन फ्रॉम मिड एब्डोमेन से लेके अगर मिड थाई तक अगर है तो कितना होगा, 8 to 12 mg/dl होगा बिलिरुबिन। एंड अगर मिड थाई से लेके पूरा लेग तक अगर है तो कितना होगा, डेट इज 12 to 15 होगा। एंड अगर पाम एंड सोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाम एंड सोल्स भी स्टेन्ड है, दिस पाम एंड सोल्स भी अगर इंक्लूड है तो बिलिरुबिन, इसका मतलब है कि मोर देन 15 है, जो कि बेसिकली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आपको देखने को मिला था। सो दिस इज द क्रेमर्स इंडेक्स, क्रेमर्स रूल्स, जो भी बोल लो आप। इसमें बेसिकली जो मेन मैकेनिज्म है कि जो बिलिरुबिन है वो ऊपर से नीचे की तरफ फैलेगा, सिफेल टू कॉर्डल फैलेगा, इस तरीके से आप उसको जज कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये तो हमारा डायग्नोसिस हो गया। कमिंग टू द ट्रीटमेंट कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट हमारा फोटोथेरेपी है, सेकेंड है कि हम ब्लड को ही एक्सचेंज कर दें, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड थर्ड हमारा है दैट इज ड्रग, ऑफ कोर्स ड्रग होता है, ठीक है ना। सो एज यू नो हमारे नॉसेट में द इमेज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉसेट एग्जाम, स्पेशली इमेज के साथ चीजों को पढ़ने की कोशिश करो, इमेज जरूर देखा करो, क्योंकि आपको ये इमेज दिखा देंगे, अगर आपने कभी देखा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है ना। ऐसे ब्लू व्हाइट कलर की लाइट होगी, बच्चा लेटा हुआ होगा, आंखें छुपी होगी, है ना, ऐसे जेनिटेलिया एरिया कवर्ड होगा, ऐसे लाइट आ रही होगी, तो ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज दैट, तो आपको लगेगा ये क्या है, ये बेबी लेटा हुआ, हो सकता है ये इंक्यूबेटर है, हो सकता है ये न्यूनेटल वार्मर है, क्या है, वी डोंट नो। सो अगर आप ये टॉपिक पढ़े हैं विद द इमेज, सो यू गेट टू नो कि यस इट इज समथिंग फोटोथेरेपी, कुछ ऐसा हो रहा है ना। सो इमेज के साथ जरूर पढ़ा करो, इमेज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इमेज कुछ अलग से नहीं होता है, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसी का इमेज बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सो फोटोथेरेपी की बात करें, सो बेसिकली इसमें ना अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज करते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। तो बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट, सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, फिर होता है फोटो आइसोमराइजेशन, और फिर होता है फोटो ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली अगर हम सिंपल वे में बोले तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन तीनों प्रोसेस में, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, फोटो आइसोमराइजेशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन, तीनों में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जो टॉक्सिक बिलिरुबिन है, जो फैट सॉल्यूबल, लिपिड सॉल्यूबल जो बिलिरुबिन है, उसको बेसिकली वाटर सॉल्यूबल में, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द मैकेनिज्म जो बेसिकली फोटोथेरेपी में होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोटोथेरेपी, तो आपको ये तीनों का नाम पता होना चाहिए। बट अगर एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऑफ कोर्स वो इंटेलिजेंट ही होंगे, अगर वो आपसे थोड़ा और कुछ पूछना चाहेंगे तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दिस मैकेनिज्म इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोटोथेरेपी, जो भी हम कॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं, तो विच मैकेनिज्म इज चीफली रिस्पॉन्सिबल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल। सो दैट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन इज चीफली रिस्पॉन्सिबल, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली बिलीरुबिन को ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट करता है। एंड ये जो ल्यूमिरुबिन है ना, ये लेस टॉक्सिक होता है, थोड़ा वाटर सोल्यूबल होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज चीफली रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा फोटो आइसोमराइजेशन होता है, देन फोटो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सो ये हो गया। देन ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना वेवलेंथ यूज करते हैं। सो यू शुड नो दैट इज 460 to 490 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करते हैं, और इसमें हमारा ब्लू एंड व्हाइट लाइट होता है। ब्लू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, दे आर वेरी वाइज। तो वो क्या पूछते हैं कि जो फोटोथेरेपी, जो ये लाइट का जो सोर्स है प्लस बच्चे में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो इट शुड बी लाइक 40 to 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। 45 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। सो इतना डिस्टेंस होना चाहिए। सो डिस्टेंस शुड बी 45 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 45 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेबी को क्या ऐसे ही लिटा देंगे, नहीं। सबसे पहले बेबी को क्या है, बेबी को येलोविश पूरा बेबी के बॉडी में क्या है, बिलिरुबिन भरा हुआ है। तो बेबी को हमें कैसे लिटाना है, नेकेड लिटाना है, बिना विदाउट एनी क्लॉथ्स, है ना, बिना कपड़े का लिटाना है। तो क्या बिना कपड़े का ऐसे लिटा देंगे, नो। बेबी का आईज कवर होना चाहिए सो दैट बेबी को कंजक्टिवाइटिस ना हो। एंड बेबी का जेनिटेलिया एरिया भी क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। सो आई एंड जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो शुड बी कवर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकेंड चीज आपको और क्या रखना है, हाइड्रेशन बेबी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लाइट आ रहा है ना, तो बेबी को है वो डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो बेबी का हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो बेबी का हाइड्रेशन कैसे करेंगे, अगर बहुत सिक बेबी है तो ऑफकोर्स आईवी फ्लूइड एंड ऑल जाएगा, बट अगर नॉर्मल बेबी है जैसे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का बेबी है, तो हम क्या करेंगे, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगे, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड होगा, लाइक एवरी 2 आवर्ली और एज मच एज पॉसिबल, सो फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होगा। मतलब कि बेसिकली बोले तो हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, प्लस हमें एवरी 2 आवर्ली हमें बेबी का टेम्परेचर भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है बेबी हाइपोथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है, लाइट आ रही है तो हाइपरथर्मिया भी हो सकता है और हाइपोथर्मिया में भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू चेक, क्योंकि बेबी को न्यूनेट्स को हाइपोथर्मिया का बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना, सो इसलिए हमें बेबी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, प्लस हमें एटलीस्ट पूरे दिन में एक बार हमें बेबी का वेट भी चेक करते रहना, ठीक है ना। So these are the important factor that you have to check when baby is on phototherapy treatment, ठीक है ना। and this is the most common treatment। अगर आपसे पूछे कि neonatal jaundice का most common treatment क्या है, most preferable treatment क्या है, that is phototherapy। then one more thing they ask in the exam, that is the complication of phototherapy। so the complication of phototherapy is bronze बेबी सिंड्रोम। जो बेबी ना थोड़ा से ग्रेस ब्राउनिश टाइप का डिस्कलरेशन हो जाता है। सी दिस इज द बेबी जो एट बर्थ था जिसको जॉन्डिस था, एंड दिस इज द ब्राउन ब्रोंज बेबी सिंड्रोम है ना, 5th डे पे इतना हो गया, 11th डे पे इतना हो गया, 5 मंथ पे इतना, धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाता है। सो दिस इज द ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ब्राउनिश ऐसे ग्रेस डिस्कलरेशन हो जाता है बेबी में, उसके अलावा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होता है ना, लूज स्किन होने के चांसेस होता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है ना। सो ये हुआ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में। मुझे एक और चीज आपको बताना था जो मैं कि भूल गया, दैट इज कि एक तो ये अकर्स आफ्टर 24 आवर्स एंड बेसिकली 5th डे पे ना पीक हो जाता है, मतलब एट 5th डे पे एकदम पीक होता है, लाइक 14th डे से फिर वो पहले पहले रिजॉल्व होने लग जाता है। सो दैट इज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया, दैट इज द फोटोथेरेपी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, दैट इज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि सारे बच्चे के लिए नहीं करते। बेसिकली जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, सम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जैसे कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO कॉम्पेटिबिलिटी है ना, G6PD डेफिशिएंसी, तो उन चाइल्ड में बेसिकली हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। So the first question is कि what all are the indication of exchange blood ट्रांसफ्यूजन। सो बेसिकली सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं, सिंपली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होता है, बट क्या करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज भी करते हैं, मतलब कि बेबी का ब्लड निकालते हैं, बेबी का 10 ml ब्लड सपोज निकाला, 10 ml डाला, 10 ml निकाला, 10 ml डाला, तो जो भी हमारा डिजायर्ड अमाउंट होता है ना, कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, जो कि डॉक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उतना बेबी का जो ब्लड लेंगे एंड डालेंगे, फ्रेश ब्लड डालेंगे एंड बेबी का ब्लड निकालेंगे, क्योंकि बेबी के ब्लड में ही बिलिरुबिन एक्सेस है, तो पुराना ब्लड निकालेंगे और नया ब्लड डालेंगे। तो लाइक अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स बेबी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एज द नेम सजेस्ट एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है। सो क्या क्या इंडिकेशन है, अगर कोड का जो अम्बिलिकल कोड है उसका हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 10 होगा, क्योंकि नॉर्मली 17 to 20 होना चाहिए, लेस देन 10 होगा, या फिर कोड में हमने बिलिरुबिन चेक किया, बिलिरुबिन अगर चेक किया तो उसका मोर देन 5 mg/dl होगा, या फिर हिस्ट्री ऑफ कर्निक्टरस और राइथ्रोब्लास्टोसिस इन सिबलिंग, जो प्रीवियस सिबलिंग्स है उसमें अगर कर्निक्टरस हो रखा है या फिर राइथ्रोब्लास्टोसिस हो रखा है तो होगा, या फिर अगर फोटोथेरेपी करने के बाद भी अगर चाइल्ड का जो जॉन्डिस है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एंड एज द नेम सजेस्ट हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड फ्रेश ब्लड डालते हैं एंड बेबी का जो ब्लड है वो निकालते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वेरी सिंपल थिंग कि इन्फेक्शन तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बेबी में कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, दैट इज इन्फेक्शन। तो लाइक हेपेटाइटिस C, HIV कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हम किसी और का ब्लड लेके डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि हेपेटाइटिस C, B, HIV या फिर कोई भी इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, ये हो गया। उसके अलावा हाइपरवोलेमिया या फिर हाइपोवोलेमिया हो सकता है, ठीक है ना। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि हम कैनुला के थ्रू डाल रहे हैं ना, IV सेट के थ्रू डाल रहे हैं, सो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हाइपरकैलेमिया हो सकता है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, क्योंकि हम ब्लड दे रहे हैं ना, ब्लड फ्रेश ब्लड दे रहे हैं, सो हाइपरकैलेमिया। एंड हाइपरकैलेमिया की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, ये दोनों क्योंकि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, है ना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का देखने को मिलता है। सो ये तो हमारा सेकेंड हो गया।
थर्ड हमारा है ड्रग, है ना। सो फर्स्ट हमने फोटोथेरेपी पढ़ लिया, सेकंड हमने एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, एंड थर्ड है ड्रग जो कि मोस्ट कॉमनली उतना यूज नहीं करते, यू हैव टू नो द नेम, दैट इज फिनोबार्बिटोन। सो फिनोबार्बिटोन बेसिकली देते हैं जो कि अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा मेटालोपोरफायरिन भी यूज किया जाता है। सो दीज आर द ड्रग्स, ठीक है ना। उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया, जिसमें बहुत सारे सिंड्रोम्स, अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। तो वो आपके सिंड्रोम्स पता होना चाहिए, क्योंकि ना इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सब तो सेम सेम ही लग रहा है, बट सारे सेम नहीं है। सो सबसे पहले ना ये बहुत सिंपल वे में समझना, आपको अभी के अभी एकदम याद हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में, है ना, विथ निमोनिक के साथ आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना, गिलबर्ट सिंड्रोम। सो जी फॉर गिलबर्ट एंड जी फॉर गुडवन, मतलब कि ये अच्छा वाला है। सो अच्छा वाला क्यों है, क्योंकि ना इसमें जो यूडीपी जीटी एंजाइम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खेल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विलन है, दैट इज यूडीपी जीटी एंजाइम है। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जो यूडीपी जीटी जो एंजाइम है वो बेसिकली क्या करता है, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे इन गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि ये जो यूडीपी जीटी एंजाइम है ना, वो क्या है, इमेच्योर है। अब इमेच्योर है मतलब कि थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा बहुत आलसी है ना। अब जो इमेच्योर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ चीजें अच्छी कर जाते हैं, कुछ चीजें कम करते हैं ना। सो इमेच्योर यूडीपी जीटी एंजाइम है। सो जो अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन है वो थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुकेटेड में थोड़ा बहुत कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो इट मींस देयर इज माइल्ड अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, है ना। तो अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन तो इंक्रीज होगा, दैट इज माइल्ड होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। सो पेशेंट जो ना बेसिकली जो बच्चे होंगे ना वो बहुत एसिम्प्टोमेटिक होगा, कुछ आपको सिम्टम्स दिखने को नहीं मिलेगा। बट जब अगर बच्चा अगर एक्सरसाइज या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करेगा, जब बाद में, है ना, एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस होगा, तो हेपेटाइटिस वाला साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो दैट इज द गिलबर्ट सिंड्रोम गुड वन। जब वो कुछ एक्सरसाइज करेगा, स्ट्रेस लेगा, तब जाके सिम्टम्स प्रेजेंट होगा, अदरवाइज जो सिम्टम्स है वो कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। दैट इज द गिलबर्ट सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा, माइल्ड इंक्रीज अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि जो यूडीपी जीटी एंजाइम है वो इमेच्योर है, ठीक है। सेकेंड हमारा है दैट इज द क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। सो क्रिगलर नाजर एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। सो टाइप 1 में क्या होगा कि जो यूडीपी जीटी एंजाइम है ना वो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ यूडीपी जीटी एंजाइम। आप खुद सोचो, यूडीपी जीटी एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है, और यूडीपी जीटी क्या कर रहा था, अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर रहा था। इट मींस कि अनकॉन्जुकेटेड तो बिल्कुल भी कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इट मींस यहाँ पे अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द टाइप 1, एंड ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। दूसरा हमारा टाइप 2 में क्या होगा, ओनली 10 to 20% यूडीपी जीटी एंजाइम प्रेजेंट होगा। सो 10 to 20% प्रेजेंट है, तो कुछ मतलब कुछ तो बिलिरुबिन का पार्ट अनकॉन्जुकेटेड से कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस देयर इज जो अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज तो रहेगा, बट इतना ज्यादा नहीं रहेगा, जिसमें लाइक टाइप 1 में बहुत ज्यादा रहेगा, बट टाइप 2 में थोड़ा ज्यादा रहेगा। सो दैट इज, एंड ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइप 2 क्रिगलर नाजर सिंड्रोम क्या है, दैट इज द फिनोबार्बिटोन, जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 क्रिगलर नाजर सिंड्रोम, दैट इज द फिनोबार्बिटोन, ठीक है। सो इट मींस इन गिलबर्ट सिंड्रोम एंड इन क्रिगलर नाजर सिंड्रोम दोनों में क्या हो रहा है कि अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन क्या है, इंक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीज इसलिए क्योंकि यूडीपी जीटी एंजाइम इमेच्योर है, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एक जगह पे बिल्कुल ही एब्सेंट है और टाइप 2 में थोड़ा सा प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड हमारा है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। सो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ना अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन ना कॉन्जुकेटेड में तो कन्वर्ट हो गया, अभी कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन को हमारा स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर आना था, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर जो एक्सक्रीशन होता था ना कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन का, उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया है ना, वो प्रॉपर्ली बाहर नहीं हो रहा, मतलब कि एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो रहा है। अनकॉन्जुकेटेड कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट हो गया, बट कॉन्जुकेटेड होने के बाद भी वो बाहर एक्सक्रीट होना चाहिए था, वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। सो बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव इन एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड D4 ड्यूबिन एंड D4 डार्क कलर लिवर होगा, जो लिवर होगा ना वो ब्लैकिश होगा, डार्क कलर होगा। तो ऐसे याद करना, D4 ड्यूबिन जॉनसन एंड D4 जो लिवर है वो डार्क कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्जुकेटेड जो बिलिरुबिन है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा अंदर ही एक्यूमुलेटेड है बिकॉज ऑफ दैट,
ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज द रोटोर। सो रोटोर सिंड्रोम में क्या होगा, रोटोर सिंड्रोम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, बट ये थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है, दैट इज द माइल्ड फॉर्म ऑफ ड्यूबिन इज द रोटोर सिंड्रोम। तो यहाँ पे लिवर ब्लैक होगा, नो, क्योंकि इट इज माइल्ड फॉर्म, तो इतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगा, थोड़ा बाहर हो जाएगा, थोड़ा रहेगा, तो दैट इज द माइल्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको लिवर जो ब्लैक कलर नहीं होगा, प्लस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑफ कोर्स इंक्रीज रहेगा, बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं रहेगा जितना ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में है। इट मीन्स हमें अगर सिंपल वर्ड में बोले तो ये है कि गिलबर्ट एंड क्रिगलर कांट कॉन्जुगेट। जो गिलबर्ट और क्रिगलर सिंड्रोम है वो क्या कर रहा था, वो बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा था, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड, मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब कि दे कांट कॉन्जुगेट। बट इन ड्यूबिन एंड रोटर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दे कांट रिमूव unconjugated bilirubin, it converted into conjugated, but it can't remove in Dubin and Rotor. So Dubin and Rotor भाई भाई क्या कर रहे हैं, they can't remove, and Gilbert GC जो भाई है, गिलबर्ट क्रिगलर जो भाई है, they can't conjugate, है ना। सो सिंपल वर्ड में बोले तो आपको ये चारों सिंड्रोम बहुत इजी वे में याद हो गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, सो हमने न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज दैट, एंड चार जो टाइप्स है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, हम कैसे डायग्नोज करेंगे, दैट इज क्रेमर्स इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 6 है ना, वैसे वो वैल्यू और वो इमेज जो है ना वो याद रखना है, सीफेल टू कॉर्डल स्प्रेड होता है, ठीक है ना। देन ट्रीटमेंट में हमारे पास फोटोथेरेपी था, देन हमारे पास एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, कुछ ड्रग्स भी थे, ठीक है ना, एंड ये हमारे 4 सिंड्रोम्स। ठीक है, सो ये हमारा न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में था। आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।